और देखिए अब खबरें विस्तार से हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। यूएई पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। विमानन और ऊर्जा क्षेत्र टारगेट किए गए, यानी एविएशन और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है। यूएई ने साइबर हमला नाकाम किया है। शक है कि यह साइबर अटैक ईरान ने करवाया है। तो यूएई पर एक साइबर अटैक हुआ है, जो जानकारी आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरब देशों में वैसे बहुत हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, ये एक साइबर अटैक है, इस बारे में भी जानकारी आगे आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इतिहास में दर्ज है, कई दफा बड़ी जंगें हमेशा युद्ध के ऐलान से शुरू नहीं होती, बल्कि कभी शांति की मेज सजती है, हाथ मिलाए जाते हैं और उसी वक्त पर्दे के पीछे बारूद को कहर बरपाने का रास्ता दे दिया जाता है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच साजिशों की बिसात इसी फॉर्मूले पर बिछी हुई है, जिसमें चेहरे पर शांति दिखती है लेकिन मुट्ठी में बारूद है। और समंदर में तैनात युद्धपोत ट्रंप की इसी छलनीति को काटने के लिए मुस्तफा ने भी ऐसा ही पैटर्न अपना लिया है। एक चेहरे के पीछे शांति और युद्ध की रणनीति दोनों है, जिसमें वार्ता वाशिंगटन को दिखाने के लिए है और बारूद दबाव बढ़ाने के लिए। ये समझिए, जैसे ट्रंप शांति वार्ता का छल चलते रहे, वैसे ही अब मुस्तफा शांति वार्ता का दिखावा कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है ईरान शर्तों के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक आग सुलग रही है, जो बता रही है कि सुरक्षा की गारंटी समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं, बल्कि ताकत के खौफ से तय होगी। ईरान की शर्तें हैं ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, ईरान पर सैन्य हमले रोकना, जब्त ईरानी फंड जारी करना, युद्ध क्षतिपूर्ति देना और ओमान से ब्लॉकेड हटाना। और पश्चिम एशिया में बारूदी घेराबंदी का विस्तार हो चुका है। अब युद्ध 3 समंदर तक फैल चुका है। पहला फ्रंट अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां ईरान अमेरिका में टकराव खौफनाक रूप ले चुका है। दूसरा फ्रंट लाल सागर में है, जहां हूती सऊदी में घमासान चल रहा है। ईरानी प्रॉक्सी हूती पूरी ताकत से हमले कर रहा है, खासतौर से सऊदी अरब के तेल ठिकाने टारगेट पर हैं। तीसरा फ्रंट भूमध्य सागर में खुल गया है, जहां लीबिया में प्रॉक्सी हमले किए गए। हूती ने लीबिया की रिफाइनरी को टारगेट किया। इन तीनों फ्रंट के खुलने से पहला प्रभाव होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा प्रभाव होगा कि अरब में ऊर्जा संकट का स्तर बढ़ जाएगा। तीसरा प्रभाव तेल के दाम में तेजी से बढ़ना होगा। इससे दुनिया में आर्थिक संकट की दस्तक हो सकती है। लीबिया के ऊर्जा ठिकाने भी ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर आ गए हैं। भूमध्य सागर के पास लीबिया की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। जाविया तेल रिफाइनरी के टैंक से एक ड्रोन टकराया था, जिससे तेज विस्फोट के बाद आग लग गई थी। इस दौरान दूसरे टैंक से रिसाव भी शुरू हो गया। 7 अगस्त को संधि हुई थी, जिसमें नेटो के आर्टिकल 5 की तरह एक पर हमला सब पर हमले का सिद्धांत माना गया था। लेकिन सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आया है, यानी गठबंधन बनने के 3 दिन में ही उसकी सुरक्षा गारंटी की पोल खुल गई। और हूती के टारगेट पर सऊदी के तेल ठिकाने हैं, जिसमें वो घावर ऑयल फील्ड पर हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 40 लाख बैरल प्रतिदिन है। दूसरे नंबर पर खुरैस ऑयल फील्ड है, जहां रोजाना 15 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। इसके बाद शायबा ऑयल फील्ड आता है, जिसकी क्षमता 10 लाख बैरल रोजाना है। सफानिया ऑयल फील्ड भी टारगेट पर है, इसकी क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। मनीफा ऑयल फील्ड से रोजाना 9 लाख बैरल तेल निकलता है। ये सारे ऑयल फील्ड अब कैक रिफाइन प्लांट से जुड़ते हैं। अब कैक की प्रोसेसिंग क्षमता 90 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहां भी हूती हमला कर सकता है। और अमेरिकी बारूद ईरान पर बेअसर है। ट्रंप अब इसे स्वीकार करने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस मिसाइलों की जगह अब अदृश्य प्रहार पर है, जिसके केंद्र में ईरान के बैंक खाते, वित्तीय पाबंदियां और नौसैनिक नाकाबंदी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ओकिनावा शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में ट्रंप का लक्ष्य ईरान पर अपने आर्थिक शिकंजे को कसना है। ईरान के खिलाफ लागू इस ऑपरेशन से यूरोप में भय का अलार्म बजने लगा है। डर है ओकिनावा प्लान फेल करने के लिए मुस्तफा यूरोप में तबाही मचा सकते हैं। जिस राष्ट्र का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, वो राष्ट्र बहुत जल्द आत्मसमर्पण की कगार पर पहुंच जाता है। इस आर्थिक, शांत और घातक हथियार को लागू कर दीजिए, फिर किसी सैन्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने ईरान को ना कोई धमकी दी, ना वो ईरान पर भड़के और ना ही आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हम अभी उनसे आंशिक बातचीत ही कर रहे हैं। ईरान के पास पैसों की भारी कमी है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, सेना को वेतन देने के पैसे भी नहीं हैं। नाकाबंदी ने संकट को और बढ़ा दिया है। और ईरान के कच्चे तेल भंडारण का करीब 90% फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सटे
तटीय टर्मिनल और खर्क द्वीप पर मौजूद है। समुद्री नाकाबंदी से तेल निर्यात ठप है और यहां मौजूद तेल टैंक लगभग भर चुके हैं। गौरव पंपिंग फैसिलिटी पर मौजूद टैंकों की तेल भंडारण क्षमता 1 करोड़ बैरल है, जो 90% तक पूरी हो चुकी है। खर्क द्वीप पर ईरान का सबसे अहम तेल टर्मिनल है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 2 से 3 करोड़ बैरल है। यहां मौजूद तेल टैंक 95% तक भर चुके हैं। बंदर अब्बास में तेल भंडारण क्षमता 1 करोड़ बैरल के आसपास है, जो करीब 90% फुल हो चुके हैं। बुशहर के अस्सालुये में ईरान का बड़ा तेल डिपो है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 86 लाख बैरल के आसपास है, लेकिन यह भी करीब 85% तक फुल हो चुका है। सीरी में तेल भंडारण क्षमता 55 लाख बैरल है। यहां मौजूद सभी टैंक 85% तक भर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के तटीय इलाकों में सभी ऑयल टर्मिनल पर मौजूद टैंकों में करीब 9 से 10 करोड़ बैरल तेल स्टोर हो सकता है। इन तेल टैंकों की क्षमता करीब 90% तक पूरी हो चुकी है। अगर जल्द अमेरिकी नाकाबंदी नहीं खुली तो ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे या फिर इस तेल को समंदर में बहाना होगा। यहाँ से आयात निर्यात पूरी तरह से ठप हो चुका है। दवाएं और खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक चीजें की ईरान में कमी होने लगी है। सैन्य आयात और निर्यात भी रुक चुका है। हथियार निर्माण के लिए जरूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही। तेल निर्यात नहीं होने से तेल टैंक भी लगभग भर चुके हैं। दावा है कि ईरान 4100 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले की क्षमता हासिल कर चुका है, जिससे लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम जैसे शहर उसके टारगेट पर आ गए हैं। वो कितने वक्त में अमेरिका पर हमले की शक्ति हासिल करेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा। और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता बढ़ने से यूरोप के बड़े देश और उनकी राजधानी ईरान की रेंज में आ गई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की ईरान से दूरी 3950 किलोमीटर है। ईरान यहां मिसाइल हमला कर सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की ईरान से दूरी 3700 किलोमीटर है, यानी यह भी ईरान की रेंज में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक भी ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है। ईरान से बर्लिन की दूरी 3100 किलोमीटर के आसपास है। ईरान अगर चाहे तो इटली के रोम शहर को भी दहला सकता है। रोम की ईरान से दूरी 3950 किलोमीटर है। हालांकि ईरान के लिए मिसाइलों के जरिए अमेरिका को दहलाना अब भी नामुमकिन है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी 10 से 11,000 किलोमीटर है। लेकिन इजराइल में मौजूद अमेरिकी राजदूत का बयान बताता है कि ईरान इस दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा है। अगर मुस्तफा इसमें कामयाब रहे तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक रेबेका ग्रांट ने कहा है, ईरान के दक्षिण बंदरगाहों पर नाकाबंदी अब तक का सबसे कारगर कूटनीतिक हथियार है। दोबारा लागू की गई घेराबंदी से ईरान भारी दबाव में है। ये तेहरान की नई मांगों में साफ साफ दिखाई देता है। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो सामने आया और उसके बाद उनका एक बड़ा फैसला भी दुनिया के सामने आ चुका है। ईरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देश की रक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था है। इस परिषद में आम सहमति से जो भी नीतियां बनती हैं वे तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम लीडर उस पर अपने हस्ताक्षर से मंजूरी न दे दें। अब मुस्तफा खामनेई ने पूर्व IRGC प्रमुख और अपने भरोसेमंद मोहसिन रिजाई को इसका नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है। यानी मुस्तफा चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद की कमान पूरी तरह से एक शुद्ध सैन्य कमांडर के हाथों में रहे। मुस्तफा नीति परिवर्तन के लिए तैयार हैं और इसके लिए मुस्तफा के वफादारों की तैनाती शुरू हो गई है। IRGC मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं चाहता। IRGC परमाणु कार्यक्रम पर US से समझौता नहीं चाहता। IRGC समझौते में लेबनान में हमले रुकवाने को अहमियत दे रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी नियुक्त किया है। ये देश में सुरक्षा का सबसे बड़ा पद है और इस पद पर वो खामनेई के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। खामनेई ने जुल्कद्र को अपना राजनीतिक सलाहकार बना दिया है। हॉर्मुज़ पर किसी तरह के समझौते में ईरान का कद छोटा नहीं होना चाहिए। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, नहीं तो ईरान की सेना बड़ा अभियान चलाएगी। अमेरिका को बिना कीमत चुकाए नहीं जाने देंगे। नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरान इस जंग को हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैला सकता है। तो मोहसिन रिजाई ईरान में IRGC के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1981 से 1997 तक IRGC की कमान संभाली। रिजाई ने ईरान इराक युद्ध का नेतृत्व किया था। ईरान में आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति रहे। 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। मोहसिन रिजाई इस वक्त पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि IRGC के अफसर उनका सम्मान करते हैं।
जनरल कासिम सुलेमानी जैसे सैन्य अफसर उन्हें गुरु मानते थे। बाकिर कालीबाफ भी उन्हें सैन्य गुरु मानते हैं। सैन्य और आर्थिक दोनों मामलों के विशेषज्ञ हैं। रिजाई सिर्फ कमांडर नहीं रहे बल्कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया हुआ है। रिजाई खामनेई परिवार के पुराने वफादार माने जाते हैं। मुश्तबा खामनेई अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो अमेरिका को परमाणु बम बनाकर दिखाने का फैसला ले चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की नाकामी को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप पर विपक्षी पार्टियों का भारी दबाव है। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर जोर नहीं देंगे। ट्रंप ईरान से तनाव खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस ने तैनाती शुरू कर दी। फिलहाल रूस के 5 इंजीनियर ईरान भेजे गए। अब तक रूस के 25 कर्मचारी बुशहर में तैनात हो चुके हैं। रूस से अगले 2 हफ्ते में और कर्मचारी बुशहर आएंगे। रूस का ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में 100 कर्मचारियों की तैनाती का लक्ष्य है। बुशहर में ईरान का पहला और इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन दावा किया जाता है कि इसी बहाने रूस से तकनीक ट्रांसफर हो रही है ताकि ईरान परमाणु बम बना सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस एटमी मिशन में मदद कर रहा है। कहा जाता है कि ईरान बुशहर का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दावा है कि बुशहर के बहाने रूस से ईरान को मदद मिल रही है। इजराइल ईरान में सीधी जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका हथियारों से इजराइल की मदद करेगा। अरब देशों तक जंग का दायरा फैलता जाएगा। और रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसा अलर्ट जारी हुआ है जिसने पेंटागन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी। अलर्ट है न्यूक्लियर हमले का और यह चेतावनी जारी की है नेटो के अहम सदस्य तुर्की ने। दावा है कि युद्ध उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पुतिन न्यूक्लियर विनाश को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्या वाकई स्थिति न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है? और अगर पहुंच गई है तो ये हालात बने कैसे? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की रीढ़ पर प्रहार, लाल रेखा हुई पार। तुर्की का दावा है कि यूक्रेन युद्ध के दबाव में पुतिन आखिरी विकल्प यानी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की की चेतावनी जारी होते ही रूस ने यूक्रेन में 150 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाले ग्लाइड बम दाग दिए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही का नया दौर शुरू कर दिया। ओडेसा से खार्किव तक बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए। रेलवे, पुल और एनर्जी सेक्टर को जलाकर राख कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के मुताबिक जब मोर्चे का संघर्ष देश के अंदर पहुंच जाए तो सवाल हार या जीत का नहीं, राष्ट्र के अस्तित्व का हो जाता है। तब आप अपने अंतिम हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं। उनका अलग दावा है कि पुतिन बिना आधिकारिक घोषणा के कुछ ही हफ्तों में 5 लाख नए सैनिकों को युद्ध में झोंकने की गुप्त तैयारी कर रहे हैं ताकि यूरोप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, जिसे बाद में रूसी सेना ने ओडेसा शहर पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिसमें ओडेसा का अहम मयाकी पुल तबाह हो गया। मोल्दोवा की सीमा से ओडेसा का संपर्क कट गया। इसमें फैब ग्लाइड बमों में नई UMPB-5R किट के साथ उड़ रहे हैं, जो 150 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो गए हैं। और रूसी सेना इन बमों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन से दूर पावलोहराद और सुमी जैसे शहरों पर कर रही है, जिन्हें पैट्रियट और अटैक मिस का भंडार खत्म होने की वजह से रोकने में यूक्रेन नाकाम है। और अमेरिका अभी भी ईरान में उलझा हुआ है, लेकिन ट्रंप की इस उलझन का सबसे ज्यादा फायदा पुतिन उठा रहे हैं। यूक्रेन के हालात कमजोर हैं, मिसाइलें खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया है। यह रूस के लिए सबसे बड़ा मौका है और मौके का फायदा कैसे उठाना है ये पुतिन बखूबी जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, क्या मॉस्को और प्योंगयांग का ये खूंखार गठबंधन जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने KN-23-34 मिसाइलों की मदद के बाद 50,000 सैनिकों को जंग लड़ने के लिए रूस भेजने का फैसला किया है। साथ ही नॉर्थ कोरियाई महिलाओं को भी रूस में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, जिन्हें 480 रूबल का वेतन दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर कोरियाई सैनिकों की सीधी तैनाती कर रहा है। खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी है। मिसाइल यूनिट और अत्याधुनिक हथियारों की एंट्री हो रही है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को वोरोनिश में तैनात करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया रूस को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आर्टिलरी शेल्स, मोर्टार राउंड, रॉकेट सिस्टम दे रहा है। रूस की फ्रंट लाइन जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर कोरियाई हथियारों से पूरा हो रहा है।
अत्याधुनिक सैन्य तकनीक मिल रही है, जिसमें स्पेस, स्पाई सैटेलाइट तकनीक, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल है। आर्थिक और खाद्यान्न मदद का फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे उत्तर कोरिया को रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल, अनाज मिल रहा है और सबसे अहम युद्ध का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को आधुनिक ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़ी तकनीकों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो जिस गाजा की वजह से इजराइल और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई, उसी गाजा की वजह से दोस्ती में अब दरार पड़ती दिख रही है। कारण है ट्रंप का शांति प्रस्ताव और नेतन्याहू का शांति पथ पर ट्रंप से टकराव। आखिर क्यों बदल रहे हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगी के रिश्ते, इस रिपोर्ट में देखिए। शांति योजना ध्वस्त, ट्रंप नेतन्याहू से त्रस्त। नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि जब तक हमास का आखिरी हथियार छीन नहीं लेते, इजरायली सेना गाजा से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में गाजा पीस प्लान पर चर्चा की और ट्रंप के 15 सूत्रीय बोर्ड ऑफ पीस प्लान को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल 15 सूत्रीय दस्तावेज को खारिज करता है। जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता, इजरायली सेना गाजा से कोई भी वापसी नहीं करेगी। हम यूएस से बात कर रहे हैं और हमें अपनी बातों पर अडिग रहना है। एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो यूएस नेतन्याहू के बयान को चुनावी माहौल का हिस्सा मान रहा है। इस संबंध में नेतन्याहू ने ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर से भी फोन पर बात की है, जिसके बाद अमेरिका और मध्यस्थ हमास से तुरंत हथियार छोड़ने की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इजरायली सेना धीरे धीरे येलो लाइन पर वापस भी लौट रही है। सुपर पावर अमेरिका, अभेद्य सुरक्षा घेरा और एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। कौन तोड़ रहा है सीक्रेट सर्विस का घेरा? क्या ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? कौन है जो ट्रंप की हर एक मूवमेंट पर रख रहा है बारीक नजर? आइए आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ कोर्स में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त नो फ्लाई जोन का उल्लंघन कर 2 अनजान नागरिक विमान सीधे ट्रंप के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। अमेरिका के एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड को जैसे ही इस घुसपैठ की खबर मिली,